हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग सैयद वंश एवं लोदी वंश को शुरू कर रहे हैं, जो दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश, खिलजी वंश एवं तुगलक वंश के बाद स्थापित होने वाला क्रमशः चौथा एवं पांचवा वंश था। तो चलिए आज हम लोग दोनों वंश को देखेंगे, सैयद वंश एवं लोदी वंश। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सैयद वंश को। तो सैयद वंश जो कि तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ था, और दिल्ली सल्तनत पर स्थापित होने वाला तुगलक वंश के बाद यह चौथा वंश था। तो सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्रोत की बात करते हैं, यानी इस वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो इस वंश के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह है एक ग्रंथ जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। क्या नाम है? तारीख ए मुबारक शाही। जिसके रचयिता कौन थे? तो याह्या बिन अहमद। याह्या बिन अहमद की यह रचना थी तारीख ए मुबारक शाही, जिससे हमें सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं इनके शासक की, इस वंश के शासक की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है खिज्र खां। खिज्र खां 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इसने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। तो खिज्र खां इस वंश के अर्थात सैयद वंश के संस्थापक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। तो शासक बनने से पहले, यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने से पहले, अगर हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो इनके बारे में जो कहा जाता है कि खिज्र खां जो तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक ने खिज्र खां को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद अव्यवस्था फैल गई थी, और जिस वजह से खिज्र खां को भी बंदी बना लिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1398 ईस्वी में मंगोल नेता तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि हम लोग तुगलक वंश में पढ़ चुके हैं, जो पिछला वीडियो था। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद, तो नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, जिससे क्या हुआ था कि मतलब उसके आक्रमण से ही एक तरह से माना जाता था कि तुगलक वंश को उसने नष्ट कर दिया था और तुगलक वंश समाप्त हो चुका था। तो जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में, तो उस समय क्या हुआ कि खिज्र खां ने तैमूर लंग का साथ दिया था। और तैमूर लंग जब भारत में मतलब कि बहुत सारा लूटपाट करके जब यह वापस लौट रहा था, यानी भारत से जब वापस जा रहा था, तब फिर से इसने क्या किया कि खिज्र खां को मुल्तान का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इस वजह से इधर तो हम लोग खिज्र खां के बारे में पढ़े, लेकिन फिर क्या हुआ कि दूसरी तरफ की जो घटना थी वह यह थी कि तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे नासरुद्दीन महमूद, तो उनके मृत्यु के बाद क्या हुआ कि दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे वो लोग यह सोच रहे थे कि दौलत खां लोदी को मतलब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि खिज्र खां ने क्या किया कि 1414 ईस्वी में दौलत खां लोदी पर आक्रमण किया, यानी दिल्ली पर आक्रमण किया, और क्या हुआ कि इसने तुगलक वंश को समाप्त किया। और किस वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत पर? तो सैयद वंश की स्थापना की। कब? तो 1414 ईस्वी में। 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी दिल्ली सल्तनत पर? तो खिज्र खां ने की थी। अब बात करते हैं कि खिज्र खां जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तब क्या था कि इसकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। किसकी? खिज्र खां की। तो खिज्र खां की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी, इसलिए खिज्र खां ने क्या किया कि तैमूर लंग को ही अपना स्वामी स्वीकार किया, और तैमूर लंग के प्रति वफादारी निभाते हुए, क्यों वफादारी निभा रहा था? क्योंकि तैमूर लंग के मदद से ही यह वापस मतलब दोबारा जो है मुल्तान का सूबेदार बना था। ठीक है, तो इसी वजह से खिज्र खां ने क्या हुआ कि शासक बनने के बाद, चूंकि जब यह गद्दी पर बैठा तो उस समय इसकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, तो इसलिए इसने सुल्तान
का उपाधि धारण नहीं किया। खिज्र खां ने क्या किया था, सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि तैमूर लंग को ही अपना स्वामी स्वीकार किया और उसके प्रति वफादारी निभाते हुए तैमूर लंग के नाम से सिक्के को खुदवाया, सिक्के को जारी करवाया। और क्या हुआ कि प्रति वर्ष जो है मतलब तैमूर लंग को कर भेजा करता था। लेकिन जब तैमूर लंग की मृत्यु हो गई थी तो जिस तरह से तैमूर लंग के प्रति सम्मान पेश किया जाता था, वही सम्मान जो है उसके पुत्र के प्रति भी किया जाने लगा। उनके पुत्र का नाम क्या था, तैमूर लंग के पुत्र का नाम शाहरुख था, तो वही काम फिर शाहरुख के लिए भी किया जाने लगा, यानी उसके नाम का सिक्का जारी करवाया जाने लगा, उसे कर भेजा जाने लगा, तो ये सब काम किया जाने लगा। तो खिज्र खां ने क्या हुआ कि सुल्तान की उपाधि ना धारण करके बल्कि तैमूर को स्वामी मानकर रैयत ए आला उपाधि से ही यह संतुष्ट रहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि खिज्र खां की मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई। इनके मृत्यु के बाद इनका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, यानी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर फिर कौन बैठा, तो मुबारक शाह बैठा। मुबारक शाह सैयद वंश का पहला शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण किया था। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सैयद वंश का पहला शासक कौन था जिसने शाह की उपाधि धारण किया था, तो वह होगा मुबारक शाह। तो अब आपको यह नहीं देखना है कि शाह है तो हम तो ऐसे ही क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, क्योंकि अब यहाँ से देखिए क्या है, जैसे मोहम्मद शाह है, आलम शाह है, तो इसलिए हो सकता है कि सभी ऑप्शन जो आपको शाह टाइटल वाला ही दे दिया जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सैयद वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने शाह की उपाधि धारण किया था, तो यह होगा मुबारक शाह। तो मुबारक शाह 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो हम लोग जो यहाँ पर देखे थे कि तारिक ए मुबारक शाही के जो रचयिता थे याहिया बिन अहमद, तो याहिया बिन अहमद वह मुबारक शाह के ही दरबार में रहते थे और इनकी ही रचना थी तारिक ए मुबारक शाही, जिनसे हम लोगों को सैयद वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि याहिया बिन अहमद किनके दरबार में रहते थे, किस सुल्तान के दरबार में रहते थे, तो वह होगा मुबारक शाह के दरबार में रहते थे। इसने क्या किया था कि जसरत खोखर को पराजित किया था। जसरत खोखर को क्यों, तो हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ था, इन लोगों के शासन काल में क्या था कि खोखर लोग इन्हें परेशान करते थे। कौन, खोखर समुदाय के जो लोग थे वह इन लोगों को परेशान करते थे और उस समय जो खोखर के नेता थे उनका नाम था जसरत। तो इसलिए मुबारक शाह ने क्या हुआ था कि जसरत खोखर के खिलाफ जो अभियान किया था और इसे पराजित भी किया था। मुबारक शाह ने एक नए नगर मुबारकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया था और जब यह मुबारकाबाद नामक नगर का जब यह निरीक्षण कर रहा था तब क्या हुआ कि उसी समय यानी निरीक्षण करने के समय में ही इनके जो वजीर थे यानी मंत्री जो थे इनके, उनका नाम था सरवर उल मुल्क। क्या नाम था, सरवर उल मुल्क। तो मुबारक शाह जब मुबारकाबाद नामक नए नगर का निर्माण करवा के जब उसका निरीक्षण कर रहा था तो उसी समय क्या हुआ कि इसके वजीर सरवर उल मुल्क ने इनकी हत्या करवा दी थी। और इनकी हत्या कब हुई थी, तो 1434 ईस्वी में हुई थी। इनके मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर यानी सैयद वंश की गद्दी पर कौन बैठा, तो मोहम्मद शाह बैठा 1434 से लेकर 1444 ईस्वी तक। तो यह मोहम्मद शाह जो था यह सरवर उल मुल्क के मदद से गद्दी पर बैठा था। लेकिन क्या हुआ कि जब यह शासक बना तब इसने अपने वजीर सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दी और अपना वजीर किसे नियुक्त किया था, तो कमाल उल मुल्क को इसने अपना वजीर नियुक्त किया था। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना क्या थी, तो इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना वह यह थी कि इनके शासनकाल में मालवा का शासक, कहाँ का शासक, मालवा का शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर अभियान किया। तब जाकर क्या हुआ कि महमूद शाह ने सरहिंद के गवर्नर जिनका नाम था बहलोल लोदी, ठीक है, तो जब मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर अभियान किया तब उस समय क्या हुआ कि मोहम्मद शाह ने सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी से सहायता मांगी। तब जाकर क्या हुआ कि बहलोल लोदी ने मदद भी किया और उसने अपने सेना के साथ
महमूद खिलजी के खिलाफ इसने अभियान किया। और जब इसने किसने अभियान किया? तो बहलोल लोदी ने। तो जब बहलोल लोदी ने मालवा के शासक महमूद खिलजी के खिलाफ जब अभियान किया और उसे पराजित भी किया, तो इस तरह से क्या हुआ कि महमूद खिलजी का दिल्ली के खिलाफ जो इसने अभियान करने के लिए जो चला था वह क्या हुआ? वो सफल हुआ। तो इससे मोहम्मद शाह खुश होकर बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया। खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया। इस उपाधि का मतलब क्या है? यार वफादार। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान ए खाना, या कभी कभी लिख दिया जाता है यार वफादार। ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जाएगा कि बहलोल लोदी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो मोहम्मद शाह ने। तो हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है घुमाकर, आपको हर बात को याद रखना है। यानी याद क्या रखना है कि सैयद वंश के जो शासक थे मोहम्मद शाह, इसने क्या किया था कि बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था, जिसका अर्थ होता है यार वफादार। उसके साथ साथ इसने यानी मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को फर्जंद कहकर अर्थात अपना पुत्र कहकर संबोधित किया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहलोल लोदी को अपना पुत्र अर्थात फर्जंद कहकर किसने संबोधित किया था? तो वह मोहम्मद शाह ने किया था। और यह दोनों घटना यानी इन्हें जो उपाधि से सम्मानित किया गया था और इसे फर्जंद अर्थात अपना पुत्र कहकर संबोधित किया गया, क्यों किया गया? तो इसकी कहानी यही है कि मालवा के शासक जब महमूद खिलजी ने अभियान किया था, तब उस समय क्या हुआ था? मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी से मदद मांगी थी। और जब बहलोल लोदी जिस समय मदद किया था, उस समय यह कौन था? तो यह सरहिंद का यह गवर्नर था उस समय जो है। अब बात करते हैं कि मोहम्मद शाह की मृत्यु जो है 1444 ईस्वी में हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठा और उसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। तो इसका मूल नाम जो था वह अलाउद्दीन था, लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा तो अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से यह गद्दी पर बैठा, सैयद वंश की गद्दी पर बैठा। 1444 ईस्वी से लेकर 1478 ईस्वी तक इसने शासन किया। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अर्थात सैयद वंश का अंतिम शासक था। तो इनके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन आलम शाह का जो है अपने वजीर, जिनका नाम था हामिद खां, ठीक है, क्या नाम था? हामिद खां। तो अलाउद्दीन आलम शाह का अपने वजीर हामिद खां से किसी बात पर क्या हुआ था कि अनबन हो गया था। तो किसी बात पर अनबन हो जाने की वजह से अलाउद्दीन आलम शाह वह दिल्ली से कहाँ चले गए थे? बदायूं चले गए थे। बदायूं अर्थात 1447 ईस्वी में यह बदायूं चले गए थे। और बदायूं जाने के बाद यह नगर अर्थात बदायूं इन्हें इतना अच्छा लगा कि यह वहीं रहने के लिए सोच लिए थे। और 1447 में जब यह बदायूं गए तो इनकी मृत्यु 1478 ईस्वी में हुई। तो 1478 ईस्वी तक यानी 47 से लेकर 78 तक जो है यह बदायूं में ही रहा। और इनकी जब मृत्यु हुई 1478 में तो बदायूं में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और दिल्ली का जो मतलब कि जो क्षेत्र था, दिल्ली क्षेत्र जो किस पर ये छोड़कर आए थे? तो अपने संबंधियों पर जो है छोड़कर आए थे। तो 1478 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो इनके वजीर थे जिनका नाम था हामिद खां, इसने क्या किया कि सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी को इसने आमंत्रित किया, यानी दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इसने क्या किया? आमंत्रित किया। तो बहलोल लोदी ने क्या किया कि उस आमंत्रण को जो है तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन हामिद खां जो था वह यह चाहता था कि बहलोल लोदी नाम मात्र का शासक रहे, लेकिन संपूर्ण सत्ता पर अधिकार मेरा ही हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि बहलोल लोदी शासक तो बना, लेकिन क्या हुआ कि बहुत जल्द ही इसने हामिद खां की षड्यंत्र रचकर इसकी हत्या करवा दी थी। तो इस तरह से बहलोल लोदी ने क्या हुआ कि सैयद वंश को समाप्त किया। और कब जाकर जो है मतलब कि दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश को कब जो है मतलब कि स्थापित किया? तो वह 1451 ईस्वी में किया। भले ही 1478 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हो गई, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर जो है इसने लोदी वंश की जो स्थापना की थी वह 1451 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का सैयद वंश समाप्त हो गया। अब बात करते हैं दूसरे वंश अर्थात लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? लोदी वंश था। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत पर कब से लेकर कब तक शासन किया? तो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बहलोल लोदी के बारे में। बहलोल लोदी के बारे में अभी हम लोग देखते भी आए हैं।
तो बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी तक इसने शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश को किसने स्थापित किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था। तो इस वजह से कहा जाता है कि लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, या लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी थे। तो चलिए अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग यह बात को जानते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश समाप्त होने के बाद जब लोदी वंश स्थापित हुआ तो ये जो लोदी वंश के जो शासक थे वह अफगानिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अफगानिस्तान के रहने वाले थे। तो कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों को चुनौती देते हुए पहली बार जो है अफगान की सत्ता स्थापित हुई थी। यानी क्योंकि ये लोग जो थे, यानी लोदी वंश के जो शासक थे, ये लोग तुर्की नहीं थे, तुर्क के रहने वाले नहीं थे, लेकिन इससे पहले हम लोग गुलाम से लेकर सैयद वंश तक पढ़े हैं कि ये लोग सभी के सभी तुर्क के रहने वाले थे। इसलिए गुलाम से लेकर सैयद वंश तक दिल्ली सल्तनत पर जो किसकी सत्ता स्थापित हुई थी, वह तुर्कों की सत्ता स्थापित हुई थी। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत पर 1451 ईस्वी में लोदी वंश स्थापित हुआ, तब पहली बार दिल्ली सल्तनत पर पहली बार जो है तुर्कों को चुनौती देते हुए अफगान की सत्ता स्थापित हुई थी। और इसका श्रेय किसे जाता है? तो वह बहलोल लोदी को जाता है। किसे जाता है? तो बहलोल लोदी को जाता है। तो चलिए अब देखते हैं। तो बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, अगर इनके बारे में बात किया जाए तो यह अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले के शाहुकेल शाखा के थे। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे कबीला जो होता है, यह किस कबीला के थे? तो गिलजाई कबीला। उसमें भी शाखा कौन सा था? तो शाहुकेल शाखा के ये लोग अफगान थे। ठीक है, तो इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने अफगान सत्ता को स्थापित किया था। वंश अगर पूछा जाए तो वंश कौन सा होगा? तो वंश होगा लोदी वंश होगा, क्योंकि गुलाम से लेकर सैयद वंश ये सभी के सभी तुर्की सत्ता को इन लोगों ने स्थापित किया था। क्यों? क्योंकि ये लोग तुर्क के रहने वाले थे। क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझ लिए कि बहलोल लोदी कहाँ के रहने वाले थे? तो अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले के शाहुकेल शाखा के थे। तो इस वजह से इन लोगों को अफगानी कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि बहलोल लोदी के दरबारी कवि का नाम था, यानी इनके दरबार में जो कवि रहते थे उनका नाम था दाऊदी। तो दाऊदी ने बहलोल लोदी को उदार शासक कहा था। यह कट्टरवादी शासक नहीं थे, यानी कट्टर शासक नहीं थे ये। ठीक है, और इनके जो दरबारी कवि थे जिनका नाम था दाऊदी, तो दाऊदी ने बहलोल लोदी को उदार शासक कहा है। इनके बारे में कहा जाता है कि बहलोल लोदी अपने सरदार को, यानी इनके दरबार में जो सरदार रहते थे, अफगान सरदार जो रहते थे, अब तुर्क सरदार नहीं, जो अफगान सरदार रहते थे, तो उनको जो है बहलोल लोदी मकसद ए अली कहा करते थे। ठीक है, क्या कहा करते थे? अपने अफगान सरदार को मकसद ए अली कहा करते थे। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि जब यह दरबार में होते थे तो अपने सरदार के खड़े होने पर बहलोल लोदी भी खड़े हो जाते थे, और सरदार के बैठने पे, यानी अपने सरदार के बैठने पर यह भी सिंहासन के बगल में नीचे बैठ जाया करते थे। यह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठते थे। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत के ऐसे कौन से शासक थे जो सरदार के खड़े होने पर खुद खड़े हो जाते थे और सरदार के बैठने पर या सिंहासन पर ना बैठकर सिंहासन के नज़दीक, यानी सिंहासन के समीप नीचे बैठ जाया करते थे। तो वह कौन थे? तो बहलोल लोदी थे। इनके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना है, वह महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि जौनपुर पर विजय, यानी जौनपुर पर विजय प्राप्त करना। इस जौनपुर नामक नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह हम लोग पढ़ चुके हैं कि तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर का निर्माण करवाया था। किसकी स्मृति में? तो अपने चचेरे भाई यानी मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में जो है जौनपुर नामक नगर का इसने निर्माण करवाया था। लेकिन हम लोग जौनपुर से यह भी पढ़ चुके हैं कि तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे नासुद्दीन महमूद, तो नासुद्दीन महमूद के शासनकाल में क्या हुआ था कि जौनपुर पर किसने अधिकार कर लिया था? तो सड़की वंश के शासकों ने अधिकार कर लिया था। किसने कर लिया था? तो सड़की वंश के शासकों ने स्वतंत्र सत्ता को जौनपुर पर स्थापित किया था, जौनपुर में स्थापित किया था। लेकिन तो इसीलिए जो है बहलोल लोदी की जो महत्वपूर्ण घटना है इनके शासनकाल की, वह यह थी कि जौनपुर पर विजय प्राप्त करना। जौनपुर पर विजय प्राप्त करके इसने सड़की वंश के शासक को पराजित किया और उसकी सत्ता को समाप्त करके जौनपुर को क्या किया? फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। और जहां पर
सड़की वंश के शासकों ने अपने शासन व्यवस्था को कायम स्थापित किया था और सड़की वंश के शासकों ने ही जौनपुर में ही अटाला देवी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। लेकिन जब इसने जौनपुर का सफल अभियान किया तब सड़की वंश को समाप्त किया और जौनपुर को क्या किया, फिर से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बहलोल लोदी की 1489 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, लेकिन 1489 ईस्वी में मृत्यु होने से पहले ही बहलोल लोदी ने अपने तृतीय पुत्र यानी अपने तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया था। यानी दिल्ली सल्तनत का यानी लोदी वंश का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो अपने तीसरे पुत्र जिसका नाम था निजाम खां, निजाम खां को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी में जब निजाम खां गद्दी पर बैठा तो यह सिकंदर लोदी के नाम से गद्दी पर बैठा। लेकिन इसका मूल नाम क्या था सिकंदर लोदी का, बहलोल लोदी का जो कि बेटा था, तो इसका मूल नाम था निजाम खां। लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा तो किस नाम से बैठा, तो वह सिकंदर लोदी के नाम से बैठा और इसने शासन जो किया वह 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। तो सिकंदर लोदी भूमि की पैमाइश के लिए एक नए तरह का पैमाना लाए थे। नए तरह का यानी भूमि को मापने के लिए, पैमाइश का मतलब क्या होता है, भूमि का पैमाना करने के लिए, भूमि को मापने के लिए एक नए तरह का पैमाना इसने जारी किया था जिसका नाम था गज ए सिकंदरी। अपने नाम पर ही लाया था जिसका नाम क्या रखा था, गज ए सिकंदरी। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि गज ए सिकंदरी को किसने जारी किया था, तो वह सिकंदर लोदी। फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गज ए सिकंदरी क्या था, तो गज ए सिकंदरी भूमि को नापने का यानी भूमि की पैमाइश करने का एक तरह का पैमाना था और जिसका जो है जो यह पैमाना था गज ए सिकंदरी वह 30 इंच का पैमाना था। कितने इंच का पैमाना था, 30 इंच का पैमाना था। और इस पैमाना के बारे में कहा जाता है कि आगे चलकर बाद में जो है शेर शाह सूरी एवं अकबर ने भी इस गज ए सिकंदरी को अपने शासन काल में जारी करवाया था। ठीक है, इस पैमाने का उपयोग किस किस शासक ने करवाया था, तो सिकंदर, ये शेर शाह सूरी और अकबर ने भी इस गज ए सिकंदरी को जारी करवाया था। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी से अगले पॉइंट की। तो सिकंदर लोदी जो थे वह गलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करते थे, कविताएं जारी किया करते थे। तो किस उपनाम से, तो सिकंदर लोदी जो है पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस उपनाम से वह अपनी कविताएं जारी किया करते थे, तो वह होगा गलरुखी उपनाम से यह अपनी कविताएं लिखा करते थे या जारी करवाया करते थे। अब बात करते हैं कि इनके शासनकाल में जो कुछ ग्रंथों की जो रचना हुई थी वह यह है कि एक का नाम है लज्जत ए सिकंदर शाही और दूसरे का नाम है फरंगे सिकंदरी। यह जो लज्जत ए सिकंदर शाही था तो यह गायन विद्या का ग्रंथ था। ये लज्जत ए सिकंदर शाही की जो रचना की गई थी वह गायन विद्या का जो है यह ग्रंथ था। और दूसरा जो रचना किया गया था वह फरहंगे सिकंदरी जो आयुर्वेदिक ग्रंथ का मतलब कि जो फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं सिकंदर लोदी से अगले पॉइंट की। तो सिकंदर लोदी जो थे वह मतलब कि दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले शासक हुए जिसने अनाज के ऊपर कर को समाप्त कर दिया था। यानी अनाज के ऊपर या अन्न के ऊपर जो कर लगता था इस कर को किसने समाप्त किया था, और या इस कर को समाप्त करने वाला कौन सा शासक था, तो उसका नाम था सिकंदर लोदी। और यह किस वंश का शासक था, तो यह लोदी वंश का शासक था। अब बात करते हैं हम लोग इससे अगले पॉइंट की। तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, कब, तो 1504 ईस्वी में इसने दिल्ली के समीप यानी यमुना के नज़दीक, ठीक है, यमुना के तट पर इसने एक नए नगर का निर्माण करवाया जिसका नाम क्या रखा, आगरा। तो 1504 ईस्वी में आगरा नामक, यमुना नदी के तट पर आगरा नामक नए नगर का निर्माण करवाकर इसे अपनी राजधानी बनवाई थी। तो फिर से क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत का जो राजधानी जो चलते आ रहा था, जो कि दिल्ली राजधानी था, उसे एक बार फिर से चेंज किया गया और वह राजधानी बदलकर दिल्ली से कहाँ रखा गया, दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ रखा गया, तो वह आगरा रखा गया। तो सबसे पहले तो पॉइंट यह आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा नगर का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा नगर का निर्माण लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1504 ईस्वी में करवाया था। उसके बाद क्या है कि आगरा को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो आगरा को अपनी राजधानी लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनवाया था।
सिकंदर लोदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के जो शासक थे फिरोज शाह तुगलक, उनके तरह ही यह कट्टर शासक थे। क्यों कहा जाता है इन्हें कट्टर शासक? वह इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिकंदर लोदी ने, जबकि इनके पिता जो थे वह बहलोल लोदी, वह कट्टर शासक नहीं थे बल्कि एक उदारवादी शासक थे। लेकिन सिकंदर लोदी जो थे वह फिरोज शाह तुगलक की तरह एक कट्टर शासक थे। और कहा जाता है कि इसने यानी सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया गया था। कसाईयों को इसने दे दिया था, यानी ज्वालामुखी में जो मंदिर था उस मंदिर के मूर्ति को तोड़कर, जो मतलब कि एक तरह से अब पत्थर के रूप में जो यूज किया जाएगा, तो इसने क्या किया, उस मूर्ति को तोड़कर मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। अब बात करें कि प्रसिद्ध विद्वान पर्सी ब्राउन, ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान जिनका नाम था पर्सी ब्राउन। तो पर्सी ब्राउन ने लोदी वंश के काल को मकबरों का काल कहा है। तो पहले तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश के काल को मकबरों का काल कहा गया है, तो वह होगा लोदी वंश। लेकिन यह किसने कहा है, तो प्रसिद्ध विद्वान पर्सी ब्राउन ने कहा है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्यों मकबरों का काल कहा गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या था कि सिकंदर लोदी ने अपने पिता बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया था। फिर उसी तरह से क्या हुआ कि जब सिकंदर लोदी के बाद जब लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी बना, तो इसका पुत्र था, यानी सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी ने भी अपने पिता का मकबरा बनवाया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि सिकंदर लोदी ने अपने पिता बहलोल लोदी का मकबरा का निर्माण करवाया था। ठीक उसी तरह से फिर इब्राहिम लोदी ने भी अपने पिता सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो इस वजह से लोदी वंश को मकबरों का काल कहा गया। और यह किसने कहा है, तो पर्सी ब्राउन ने कहा है। अब बात करते हैं कि 1517 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर या लोदी वंश की गद्दी पर कौन बैठा, तो इनका पुत्र इब्राहिम लोदी बैठा। तो इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया। इब्राहिम लोदी न केवल सिर्फ लोदी वंश का अंतिम शासक था, बल्कि दिल्ली सल्तनत का भी यह अंतिम शासक कहलाया। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। लेकिन अगर साथ साथ आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक पूछा जाता है तो वह कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वह कौन था, इल्तुतमिश था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी, यानी यह हम लोग देख लिए इनसे कि इब्राहिम लोदी जो थे वह लोदी वंश के अंतिम शासक के साथ साथ दिल्ली सल्तनत के भी यह अंतिम शासक कहलाए। इनके शासनकाल की जो दो महत्वपूर्ण घटना है वह यह था कि पहला था खातोली का युद्ध। खातोली को कभी कभी क्या होता है, खटोली भी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, खटोली। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे खातोली या कभी कभी खटोली लिखा जाता है। तो खातोली का युद्ध, यह युद्ध पहले हम लोग यह देखते हैं कि यह युद्ध कब हुआ था। तो यह युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1518 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, तो इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच खातोली का युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था, तो वह खातोली के युद्ध में इसने पराजित किया था। कब किया था, तो और यह युद्ध कब हुआ था, तो 1518 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी से, कि इब्राहिम लोदी जिन अमीरों के, यानी जिन अमीरों, क्या है, एक पद का नाम है, ठीक है, तो जिन अमीरों की मदद से यह दिल्ली सल्तनत की या फिर लोदी वंश की गद्दी पर बैठे थे, लेकिन क्या हुआ कि शासक बनने के बाद उसी अमीरों के प्रति क्या हुआ कि यह मतलब कि उसके खिलाफ काम करने लगे, उन्हीं अमीरों के प्रति। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो जो अमीर लोग जो थे वह इनके खिलाफ हो गए, जो इनके पतन का कारण भी बना था। अब इनके उन्हीं अमीरों में से दो अमीर थे जिनका नाम था आलम खान लोदी और दूसरे अमीर का नाम था दौलत खान लोदी। ठीक है, तो आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने क्या किया
कि इन्हें दंड देने के लिए, इन्हें गद्दी से हटाने के लिए, यानी इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए इसने क्या किया कि बाबर को, मुगल वंश के शासक बाबर, जो कि बाद में मुगल वंश स्थापित होगा भारत में, तो बाबर को इसने क्या किया कि आमंत्रित किया। ठीक है, लेकिन ये जो दो अमीर थे, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, इसने यह सोचकर बाबर को भारत में आमंत्रित किया था कि यह सोचा था कि बाबर जो है भारत आएगा, यानी दिल्ली सल्तनत पर आएगा और लूटपाट करके यह वापस चला जाएगा। इसने यह कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली सल्तनत को ही यह समाप्त कर देगा और भारत में मुगल वंश को स्थापित करेगा। तो इसी सोच को लेकर आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी ने क्या किया कि इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के लिए इसने बाबर को आमंत्रित किया था। तो जब इसने बाबर को आमंत्रित किया तब जाकर क्या हुआ कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब हम लोग बाबर पढ़ेंगे तब उस समय पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और साथ साथ इसकी हत्या भी कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ कि लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हुआ और भारत में किस वंश की स्थापना हुई, तो मुगल वंश की स्थापना हुई। और इसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो वह बाबर को दिया जाता है। तो आज जो है हम लोगों का दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया। कल हम लोग दिल्ली प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।